हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यूनिट नंबर 3 हमारी चल रही है। यूनिट नंबर 3 का नाम है फ्लूइड्स और इसके 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसका डेरिवेशन डिराइव किया था, एजम्पशंस और उसके एप्लीकेशंस हमने देखे थे। और जो आरजीपी में क्वेश्चंस आए हुए हैं अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करवाए थे और 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। आई होप कि वो दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं। 2 तरह की हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, एक होता है हाइड्रोलिक टरबाइंस जो कि आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे और दूसरी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं पंप, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 6 वो इस यूनिट का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारी 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टरबाइन है जो आरजीपीवी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जिसका नाम है इंपल्स टरबाइन, मतलब पेल्टन के नाम से आता है, पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील। ओके, और साथ ही साथ रिएक्शन टरबाइन भी हम पढ़ेंगे, फ्रांसिस टरबाइन। और ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो रिएक्शन टरबाइन में यूज होती है। क्यों यूज होती है ये रिएक्शन टरबाइन में, इसको पढ़ेंगे। और ड्राफ्ट ट्यूब का क्वेश्चन भी जो है आरजीपीवी एग्जाम में आ चुका है। तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आज के इन टॉपिक से रिलेटेड जो आरजीपीवी में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिएगा। तो ये हमारा जो कंटेंट है आपने देख ही लिया होगा अब तक कि कंटेंट बहुत सिंप्लीफाई होता है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझने में, याद रखने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती नहीं है। और ये जो सब्जेक्ट्स है हमारा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके सभी नोट्स आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आप ये लेक्चर्स के जो पीडीएफ नोट्स हैं आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो आप अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को केवल और केवल पढ़ाई में लगाएं, अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगाएं, ठीक है। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। तो देखो बेटा, हाइड्रोलिक मशीन्स, यहाँ पर जो हाइड्रोलिक से मतलब है कि यहाँ पर जो वर्किंग मीडियम है वो वाटर रहने वाला है। ध्यान देना, हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर जो वर्किंग मीडियम रहेगा दैट इज वाटर। ओके, अब हाइड्रोलिक मशीन्स का क्या मतलब है उसको जरा हम देखने का प्रयास करते हैं। और आरजीपीवी मई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टरबाइन और पंप में, हाइड्रोलिक टरबाइन और हाइड्रोलिक पंप में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना था। चलिएगा, तो हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं, ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, या फिर उल्टा कर दीजिए इसका कि मैकेनिकल एनर्जी को ये हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। बात समझ में आ गई। तो हाइड्रोलिक मशीन्स आर डिफाइंड एज दोज मशीन्स विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। अब आप कहेंगे यार ये हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है। तो हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पसेस्ड बाय वाटर, वाटर की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए इसको आम भाषा में कि जैसे मान लीजिए एक बकेट पानी है और आप नीचे खड़े हुए हो और पानी जो बकेट में है वो मतलब सेकंड फ्लोर से या थर्ड फ्लोर से आपके ऊपर गिराया जाएगा तो आपको चोट लगेगी पानी से। अब वो जो बकेट है, सेम पानी, सेम बकेट को आप ले जाइए 10 फ्लोर ऊपर और वहां से पानी अगर आपके ऊपर गिराया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा ऊंचाई से अगर हम पानी को गिराएंगे तो क्या होगा, ज्यादा चोट लगेगी। तो एनर्जी पसेस्ड बाय वाटर, तो यानी कि वाटर की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं। नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो पावर प्रोड्यूस्ड एट द शाफ्ट ऑफ टरबाइन, अगर टरबाइन की शाफ्ट रोटेट कर रही है, कोई भी शाफ्ट है अगर वो घूम रही है, रोटेट कर रही है, इसका मतलब वहां पे कौन सी पावर है या कौन सी एनर्जी है, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो हमको क्या करना है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यार जो मशीन्स हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी वो कहलाएंगी टरबाइंस, और जो मशीन्स, जो हाइड्रोलिक मशीन्स
हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी, वो मशीन्स कहलाएंगी हाइड्रोलिक पंप्स। ओके, चलिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको डायग्राम देख रहे हो, एक्चुअली यहाँ पर वाटर होगा, रिजर्वायर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर वाटर स्टोर है, यहाँ से पानी आएगा इस तरह से, और ये वाटर जो है यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। ये टरबाइन है, ये टरबाइन की शाफ्ट है, ये टरबाइन की शाफ्ट है, और ये टरबाइन का रनर है। यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए हैं। तो ये ब्लेड्स यहाँ पर, ये जो पानी है, पानी हाई वेलोसिटी से निकलेगा इस पाइप के अंदर से, यहाँ टकराएगा। तो ये क्या होगा, जैसे ये वाटर स्ट्राइक करेगा तो ये जो ब्लेड्स हैं ये रोटेट करेंगे तो टरबाइन रोटेट करेगी, टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी, और जब टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी, तो जब टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्या मिल जाएगी आपको, मैकेनिकल एनर्जी। क्या मिल जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। देखो लिखा है, दोज हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स द हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर कॉल्ड टर्बाइंस। भाई यहां पे जो पानी के पास एनर्जी थी, वाटर के पास एनर्जी थी, उसको हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। मतलब ये हुआ कि पानी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से हमने शाफ्ट को रोटेट करा दिया। तो वाटर के पास जो एनर्जी थी वो शाफ्ट को रोटेट कर गई तो हमको क्या मिल गई, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा, आप ये देखते होंगे सबमर्सिबल जो हाइड्रोलिक पंप होते हैं, आपके घरों में भी लगे होंगे, जो पानी को नीचे से ऊपर, जो वाटर का टैंक है, तो वाटर टैंक होता है, उसको फिल करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मोटर चलाओगे आप लोग, जब मोटर चलेगी तो ये जो हाइड्रोलिक पंप है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोलिक पंप क्या करेगा, पानी को नीचे से ऊपर किसी टैंक में ले जाएगा, या पानी को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देगा, दूसरे डिस्प्लेस कर देगा, उसको पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। तो यहां पर जो पंप होता है इसकी शाफ्ट रोटेट करती है। कौन रोटेट कराता है इसको, ये मोटर रोटेट कराता है। तो अल्टीमेटली पहले शाफ्ट रोटेट होगी, यानी कि पहले मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट पे होगी, और उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से जो वाटर है वो नीचे से ऊपर चला गया, दैट मीन्स वाटर के अंदर एनर्जी चलेगी, मतलब वो हाइड्रोलिक एनर्जी है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये जो है, ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं पंप्स, और टरबाइन क्या करते हैं, ये आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और बाकी अब हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे टरबाइन और पंप। तो आज का जो सेशन है बेटा वो क्या है हमारा, आज हम पढ़ेंगे टरबाइन के बारे में। तो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया पंप का और टरबाइन का, तो ध्यान देना। अब यहां पर डिफरेंस पूछ लिया गया था कि आरजीपीबी मई 2018 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टरबाइन एंड पंप। तो यहां पर हमने लिखा टरबाइन, यहां पे हमने लिखा पंप। ओके, तो पहली बात तो हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोलिक एनर्जी को ये करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। इसमें उल्टा हो जाएगा, जो हाइड्रोलिक पंप हैं ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, बिजली बनती है, जबकि यहां पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। मतलब जैसे पंप लगा हुआ है, जो घर में आपके पंप लगा हुआ है, तो पंप को कौन चलाएगा, मोटर। कौन चलाएगा, मोटर। मोटर को क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक वर्क। स्विच ऑन करोगे तब ना मोटर चलेगा, तो बिजली का तो बिल आएगा। तो ये पावर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ये पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं, बड़े बड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, इनका डिजाइन भी डिफिकल्ट होता है। जबकि ये लेस कॉस्टली होते हैं, इनका डिजाइन थोड़ा सिंपल होता है। इनका मेंटेनेंस ज्यादा होता है, बिकॉज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं। इनका मेंटेनेंस थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम होते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें टरबाइन के, तो पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कापलान टरबाइन। और पंप के जो एग्जांपल्स होंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आरजीपीबी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग पंप। चलिएगा, तो ये डिफरेंस भी हमने समझ लिया टरबाइन में और पंप में। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे टरबाइन का क्लासिफिकेशन और पेल्टन टरबाइन का डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो टरबाइन, मैंने बताया था आपको कि टरबाइन वो हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिली। ध्यान देना, हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिली। मतलब जो वाटर था, वाटर स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये टरबाइन रोटेट करेगी, तो शाफ्ट रोटेट करेगी, तो क्या मिल जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट को रोटेट करा के क्या मिला आपको, फायदा क्या हुआ,
शाफ्ट रोटेट कर रही है, कुछ फायदा हुआ नहीं। अब फायदा कैसे होगा कि जो हमारा जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो हम क्या करेंगे, जनरेटर की शाफ्ट, इसकी शाफ्ट को कपल कर देंगे। जनरेटर की शाफ्ट को हम, जो टरबाइन की शाफ्ट रोटेट कर रही है, टरबाइन की शाफ्ट को कौन रोटेट करा रहा है, वाटर स्ट्राइक करा के। तो जब हमारी शाफ्ट टरबाइन की रोटेट कर रही होगी तो हम इलेक्ट्रिकल जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर की शाफ्ट भी उसी के साथ जोड़ देंगे तो जनरेटर चलेगा। और जनरेटर क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को, जो शाफ्ट रोटेट कर रही थी, इस मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का क्या करना है कि ट्रांसफार्मर के माध्यम से और जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके माध्यम से उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वही लिखा गया है कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर देगा बेटा, इसको करेगा टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन। और इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर देगा, जनरेटर। वही लिखा है, देन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट which is obtained from hydroelectric energy is known as hydroelectric power plant। एक्चुअली जहां पर हम वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्लांट को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो का मतलब वाटर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, पावर मिल रही है, पावर जनरेट हो रही है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये आपका होता है। इसका अगर जनरल लेआउट आप देखना चाहें किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, तो कुछ इस तरह का होता है। ये कई जगह आपको पावर प्लांट मिल जाएंगे, हिल स्टेशन पर ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे चाहिए होता है पानी। और पानी भी अगर मान लीजिए एक हाइट पे हम रिजर्व कर सकें तो वहाँ पर सही होता है, मतलब जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा, जैसे पहाड़ी, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर, जैसे उत्तराखंड में ये पावर प्लांट मिलेंगे आपको। प्लेन में ये पावर प्लांट नहीं मिलता, जहाँ पर पानी की कमी है, राजस्थान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है, या जो बड़ी बड़ी नहरें होती हैं, कैनाल्स होती हैं, तो जहाँ पर स्लोप ठीक ठाक होता है तो वहाँ पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अलग अलग तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं। एक होता है स्टीम पावर प्लांट, जहाँ पे वाटर की पहले स्टीम बनाई जाती है और फिर स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है। अल्टीमेटली टरबाइन को घुमाना होता है, टरबाइन घूम जाएगा, मतलब टरबाइन की शाफ्ट घूम जाएगी तो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी और फिर जनरेटर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में क्या है बेटा, हमारे सिलेबस में है कि वाटर से, वाटर को स्ट्राइक कराना है टरबाइन पे, टरबाइन को घुमाना है, मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल जाएगी। चलिएगा, तो कुछ इस तरह का इसका अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे एक बड़ा सा ये सीमेंट और कंक्रीट का बनाया जाता है, तो यहाँ पर वाटर को इकट्ठा किया जाता है एक हाइट पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हेड रेस है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये वाटर भरा हुआ है। तो आपने देखा था कि हम बर्नौली इक्वेशन जब पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही थी हमारी बर्नौली इक्वेशन। तो ये तीन एनर्जी थी यहाँ पे, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड। ये क्या होता है आपका, मीटर में होता है। किस में होता है, ये मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है हेड, और ये भी क्या होता है, मीटर में होता है ना। तो ये जो हेड है, ये जो आपका हेड है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में। तो मतलब हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मीटर, इन टर्म्स ऑफ हेड भी देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक जो हाइट है, ये जो वाटर को हमने रिजर्व किया हुआ है, ये जितनी ज्यादा हाइट होगी इसका मतलब उसके अंदर उतनी ज्यादा हाइड्रोलिक एनर्जी होगी, उसका उतना ज्यादा हेड होगा। तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस हेड। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ग्रॉस हेड कितना है बेटा, ये 100 मीटर है। फॉर एग्जांपल कितना है, दिस इज 100 मीटर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, टरबाइन तो आपकी यहां पे है और यहां पे है, ये इसको बोलते हैं डैम। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं बेटा डैम। जहां पर वाटर को रिजर्व किया हुआ है, एक हाइट तक पानी को इकट्ठा किया हुआ है, उसको हम डैम बोलते हैं। ठीक है ना। नाउ अब टरबाइन तो यहां पे है, इस टरबाइन को घुमाना है, ये टरबाइन की शाफ्ट है। इस टरबाइन को घुमाने के लिए इस पे हमको वाटर स्ट्राइक करना पड़ेगा, पानी की हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे तो यहां पर पानी आएगा। पानी कहां पे आएगा कि ये जो डैम है यहां पे पानी था, और ये पानी एक पैसेज है, यहां पे ये जो पेन स्टोक आप देख रहे हैं, ये पेन स्टोक क्या है, एक चैनल है, एक पैसेज है, एक पाइप है, जिसके माध्यम से वाटर डैम से टरबाइन तक पहुंचता है। तो पानी यहां से आएगा, इस तरह से पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, ये वाटर यहां पर जाएगा पहले कहां पे, नोजल के अंदर। तो पाइप जो होता है, जो चैनल है, इसके एग्जिट पे हमने क्या लगा दिए, एक नोजल लगा दिए। तो नोजल क्या करेगी, ये जो वाटर आ रहा था डैम से, इसकी वेलोसिटी को, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा।
तो जब ये ज्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, नोजल का काम होता है कि वाटर की जो वेलोसिटी है स्पीड को बढ़ाएगा, और हाई वेलोसिटी से क्या करेगा, ये वाटर जो है यहां पर स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड्स पे। तो टरबाइन के ब्लेड्स पे जब ये वाटर स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, अगला ब्लेड इसके सामने आएगा और यहां पर एक मोमेंटम बना रहेगा, और जो टरबाइन की शाफ्ट है ये रोटेट करती रहेगी। ठीक है, जब ये रोटेट करेगी तो यहां पे आपको मिल जाएगी मैकेनिकल एनर्जी, और फिर जनरेटर की हेल्प से इस मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर लोगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपने ये देखा कि डैम से लेकर के पानी को पेन स्टॉक लेकर के कहां था, टरबाइन के इनलेट पे। अब आप एक बात मुझे बताना कि यार जब इस पैसेज के अंदर, ये काफी बड़ा पैसेज है, बड़ा पाइप है, तो क्या इस पाइप के अंदर जो वाटर चल रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो जो पाइप का मटेरियल है और वाटर के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होंगे, कुछ लॉसेस होंगे। तो जितनी एनर्जी यहां पे इस वाटर के पास थी, जब ये वाटर यहां तक पहुंचेगा तो क्या उतनी एनर्जी उसके पास बचेगी, उतनी एनर्जी नहीं बचेगी। कुछ फ्रिक्शन की वजह से, इस हेड में, इस एनर्जी में कुछ लॉसेस हो जाएंगे। मान लेते हैं कि इस यहां पर इसको HF लिखा गया है। HF का मतलब है फ्रिक्शन हेड, HF का मतलब है फ्रिक्शन हेड, फ्रिक्शन हेड यानी कि फ्रिक्शन लॉसेस। ये लॉसेस हो गए, ये लॉसेस हो गए। मान ले कि यहां पे 100 टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल हेड कितना था यहां पे, जिसको हम ग्रॉस हेड बोल रहे हैं 100 मीटर। फ्रिक्शन की वजह से 5 मीटर लॉस हो गया या 10 मीटर लॉस हो गया। तो अब जो लॉस होने के बाद, मान लो कितना लॉस हो गया, 10 मीटर। तो 100 में से 10 मीटर लॉस हो गया, तो बचा कितना नेट आपके पास, 90 मीटर हेड। तो ये जो आपके पास टरबाइन पे, ध्यान देना कि ग्रॉस हेड में से माइनस कर दो फ्रिक्शन हेड को, तो जो आपके पास बचा टरबाइन के इनलेट पे, तो उस हेड को हम कहते हैं नेट हेड। क्या बोलते हैं इसको हम, नेट हेड बोलते हैं। इस हेड से हमको क्या बनानी है, पावर बनानी है। तो टरबाइन के इनलेट पे जो हेड अवेलेबल है, जो एनर्जी अवेलेबल है, उसको हम नेट हेड के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक आइडिया आपको लग गया यहां से कि किस तरह का ये जो है चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार ये जो ग्रॉस हेड है Hg, तो ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू नेट हेड, है ना, नेट हेड और प्लस फ्रिक्शन हेड, दैट इज व्हाट, फ्रिक्शन हेड, HF। फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होंगे, फ्रिक्शन हेड। ओके, इस तरह से, यानी कि ये हो गया 100 में से 90 हो गया नेट हेड, और 10 मीटर हो गया आपका फ्रिक्शन हेड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाटर यहां से आएगा, पानी पेन स्टॉक से होता हुआ जाएगा, इसको टरबाइन को रोटेट करेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा टेल रेस में, और आगे की तरफ पानी ये निकल जाएगा। जैसे बड़ी सी नहर है, मान लो कोई, यहाँ पानी इकट्ठा कर लिया नहर में और यहाँ पे टरबाइन लगा दी, तो हाई वेलोसिटी से वाटर आएगा, नोजल उसकी वेलोसिटी को और बढ़ाएगी, टरबाइन को रोटेट करेगा और पानी आगे की तरफ बहता हुआ चला जाएगा। टरबाइन रोटेट करती रहेगी, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। चलिएगा, अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। टरबाइन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं चीजों को क्लासिफाई करने के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास में, मान लीजिए आप RGPB यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मानना क्या है, आप छात्र हैं RGPB यूनिवर्सिटी की, RGPB के हिसाब से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस जो है RGPB के हिसाब से चल रहा है। अब आपकी क्लास में मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 हैं। आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हैं। आपको अगर क्लासिफाई करना है तो कई तरीके हो सकते हैं क्लासिफाई करने के, ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी अटेंडेंस कितनी है, वो एक तरीका हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई एग्जाम हुआ, आपके एग्जाम में कितने % मार्क्स आए, किसके कितने, 90+ एक कैटेगरी हो गई, 80 to 90 दूसरी कैटेगरी हो गई। इस तरह से आपकी हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जा सकता है। तो कई तरीके हो सकते हैं आपको क्लासिफाई करने के। इसी तरह से अलग अलग क्राइटेरिया यूज करके टरबाइन को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जून 2016 RGPB में। एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। ये RGPB 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो द टरबाइंस आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। कई तरीके से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। पहला जो मेथड है, पहला जो बेसिस है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सबसे इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, कि टरबाइन के इनलेट पे कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, उसके हिसाब से दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंपल्स टरबाइन, सेकंड वन इज रिएक्शन टरबाइन। अब देखते हैं यहां पर इंपल्स टरबाइन क्या है। अगर टरबाइन के इनलेट पे ओनली काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, इफ एट द इनलेट ऑफ टरबाइन ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल, देन द टरबाइन इज नोन एज इंपल्स टरबाइन। तो क्या बोलेंगे उसको, इंपल्स टरबाइन। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बार बार आरजीपी एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आ गया आपको। दूसरा रिएक्शन टरबाइन क्या है, इफ एट द इनलेट ऑफ टरबाइन वाटर पसेस काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी। अगर टरबाइन के इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल है और प्रेशर एनर्जी भी अवेलेबल है, तो ऐसे टरबाइन को हम रिएक्शन टरबाइन के नाम से जानते हैं। और रिएक्शन टरबाइन के एग्जांपल है फ्रांसिस टरबाइन और कापलान टरबाइन। तो ये जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन पहले वाला, इंपल्स और रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, आप टेबल बना करके लिख सकते हैं कि इंपल्स टरबाइन वो टरबाइंस होते हैं जिनके इनलेट पे केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है, और रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन होते हैं जिनके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी अवेलेबल होती है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर, है ना, कि रनर पे वाटर का जो फ्लो है वो कैसा है। पहला होगा आपका टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट द टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। जो पेल्टन व्हील होता है, पेल्टन व्हील जो है, पेल्टन टरबाइन जो है वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। आप देख सकते हैं ये आपका रनर होता है जिसके ऊपर ब्लेड्स लगे रहते हैं। रनर ये है, रनर के ऊपर ब्लेड्स लगे हैं। तो रनर पे क्या हो रहा है, टेंजेंशियली वाटर का फ्लो हो रहा है, इसलिए ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। एक होता है रेडियल फ्लो टरबाइन। यहां पर आप देख सकते हैं ये रेडियली फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। जैसे फ्रांसिस टरबाइन इसका एग्जांपल है। तो फ्रांसिस टरबाइन में जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो रेडियली हो रहा है ना, इस तरह से जो है ये शाफ्ट घूम रही होगी, तो ये रेडियस इस तरह से है ना, रेडियली जो है फ्लो हो रहा होगा। एक्सियल फ्लो टरबाइन है, यानी कि शाफ्ट की जो एक्सिस है इसके अलोंग द एक्सिस ऑफ टरबाइन अगर वाटर का फ्लो हो रहा है तो उसको हम एक्सियल फ्लो टरबाइन के नाम से जानते हैं। लास्ट में आ गया आपका मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। मान लो टेंजेंशियली तो इन हो रहा है वाटर और रेडियली बाहर निकल रहा है वाटर, ये एक्सियली बाहर निकल रहा है, इनका कॉम्बिनेशन, इनका जो मिक्स करके अगर कुछ बनाएं तो दैट इज नोन एज मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन इसका एग्जांपल है। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, एक और क्लासिफिकेशन आएगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। टरबाइन की शाफ्ट कैसी है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है तो ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टरबाइन कहलाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं वर्टिकल शाफ्ट है तो ये वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन कहलाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या है आपका नेक्स्ट वाला, अकॉर्डिंग टू द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। मैंने क्या बताया था आपको भी कि यहां पर जो नेट हेड है वो कितना है टरबाइन के इनलेट पे, उसके हिसाब से भी कि भाई ये हेड जो है वो 100 मीटर है, 200 मीटर है, 500 मीटर है, कितना है, उसके हिसाब से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हेड जो है वो 300 मीटर से ज्यादा है टरबाइन के इनलेट पर, अगर नेट हेड कितना है 300 मीटर से ज्यादा है तो वो कहलाएगा हाई हेड टरबाइन। ज्यादा हेड है, हाई हेड टरबाइन। पेल्टन टरबाइन इसका एग्जांपल है। दूसरा मीडियम हेड टरबाइन, अगर टरबाइन के इनलेट पे हेड 60 मीटर से ज्यादा है लेकिन 300 मीटर से कम है तो ऐसे को हम बोलेंगे मीडियम हेड टरबाइन। फ्रांसिस इसका एग्जांपल होगा। लो हेड टरबाइन मतलब हेड कम होगा, अगर 60 मीटर से कम है हेड तो वो कहलाएगा लो हेड टरबाइन। कापलान टरबाइन इसका क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, कि टरबाइन की जो शाफ्ट है वो रोटेट कर रही होगी तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड कितनी है। अगर स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होगी तो हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन और कम होगी तो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। तो देखो यहां पे देखो ध्यान रखना, मैंने ये एग्जांपल का जो सीक्वेंस है वही रखा है ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। इतना ध्यान रखना कि जिसका हेड ज्यादा होगा, जिस टरबाइन का हेड ज्यादा होगा उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। जिस टरबाइन का हेड ज्यादा उसकी स्पेसिफिक स्पीड
कम होगी। तो इसका मतलब आप इसी सीक्वेंस में याद कर लो कि पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कापलान टरबाइन, इसका हेड सबसे ज्यादा है। तो इसका हेड सबसे ज्यादा है तो स्पेसिफिक स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना, जो हाई हेड टरबाइन होगा वो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होगा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे लो हेड टरबाइन, लो हेड मतलब कापलान टरबाइन, तो यहां पर जो कापलान है वो हाई स्पेसिफिक स्पीड, जिसका हेड कम उसका स्पीड ज्यादा। मीडियम हेड है तो मीडियम स्पीड रहेगा, जैसे फ्रांसिस टरबाइन है, इसका मीडियम हेड है, मीडियम हेड टरबाइन, और मीडियम स्पीड भी रहेगी इसकी, तो मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका हेड कम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा आपका अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। टरबाइन की शाफ्ट अगर हॉरिजेंटल है तो वो कहलाएंगे हॉरिजेंटल शाफ्ट टरबाइन, और वर्टिकल है तो वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन। आप यहां पर देख सकते हैं, जो मैंने ये वाला डायग्राम दिखाया था आपको, ये जो पेल्टन टरबाइन है इसकी शाफ्ट हॉरिजेंटल है, तो ये हॉरिजेंटल शाफ्ट टरबाइन, और बाकी के जितने भी टरबाइन्स हैं उनकी शाफ्ट कैसी रहेगी, सबकी वर्टिकल शाफ्ट रहेगी। तो वही चीज अगली लाइन में वहां पर हमने नोट करके लिख भी दी है। क्या लिख दिया हमने कि पेल्टन टरबाइन हैज हॉरिजेंटल शाफ्ट वेयर एज द रेस्ट हैव वर्टिकल शाफ्ट। पेल्टन के अलावा जितने भी टरबाइन है उन सभी की जो शाफ्ट होगी वर्टिकल होगी। अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ ओरिजिनेटर, मतलब किन के नाम पे, किसने ओरिजिन किया इसको, किसने इसको बनाया, उसके हिसाब से पेल्टन टरबाइन, पेल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसको हम पेल्टन व्हील भी कह सकते हैं। फ्रांसिस ने बनाया तो फ्रांसिस टरबाइन, कापलान ने बनाया तो कापलान टरबाइन। ये सब क्या हैं, ये नाम हैं जिन्होंने ओरिजिनेट किए। सो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से। या तो ऐसे पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि क्लासिफाई टरबाइंस, तो आप लिख सकते हैं, या नाम लेके भी कहता है कई बार कि इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन में क्या डिफरेंस है वो आप बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है टॉपिक कि पेल्टन टरबाइन, इंपल्स टरबाइन के अंदर आता है पेल्टन टरबाइन, आपने देखा भी क्लासिफिकेशन के अंदर। तो पेल्टन के नाम से जनरली ये क्वेश्चन आता है, इंपल्स कहे या पेल्टन कहे आप लोगों को ये लिखना है। कब कब आया ये क्वेश्चन, जून 2023, मई 2019, नवंबर 2019, नवंबर 2022 में ये क्वेश्चन बेटा पूछा जा चुका है। चलिएगा, तो इसका जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। करता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यही है कि हम क्या करते हैं, तो टरबाइन पे वाटर को स्ट्राइक करते हैं तो शाफ्ट रोटेट करती है तो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू electrical energy with the help of electric generator. The principle of Pelton impulse turbine is based on converting the kinetic energy of high velocity water jet into mechanical energy. Then mechanical energy is converted into electrical energy with the help of generator. कि भाई हाई वेलोसिटी का जो जेट आता है वाटर का, ये जो जेट दिख रहे हैं, दिस इज द वाटर जेट। एक बार डायग्राम पे जरा ध्यान दीजिएगा, डायग्राम पे जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे कि ये तो यहां पे तो कहीं डैम होगा, अरे यस और नो, यहां पे क्या होगा, कहीं पे डैम होगा जहां पर वाटर को आपने क्या किया, स्टोर किया। अब यहां पर ये टरबाइन है, यहां पर ये कौन सी है, ये इंपल्स टरबाइन है। अब यहां से डैम से पानी आएगा, वाटर आएगा और यहां पर स्ट्राइक करेगा। तो सबसे पहले तो यहां पर लगा दी जाती है एक नोजल, इस पेन स्टॉक के लास्ट में क्या लगा दी यहां पे, नोजल। तो ये नोजल क्या करती है, ये नोजल वाटर की स्पीड को, वाटर की वेलोसिटी को बढ़ा देती है। तो जब वाटर बाहर निकलेगा, हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, अब हाई वेलोसिटी से जो वाटर बाहर निकलता है ये है ना, इसको हम बोलते हैं वाटर जेट। ये क्या हो गया, ये हो गया वाटर जेट। अब ये हाई वेलोसिटी का जो वाटर जेट है ये स्ट्राइक करेगा वाटर, इसके टरबाइन के वेन्स पे, है ना, इसको वेन्स कहेंगे। ये जो वेन्स आप देख रहे हैं ये ब्लेड्स हैं या बकेट्स भी कह सकते हैं, बकेट्स कहो, वेन्स कहो, कुछ भी कहो इनको, ठीक है ना। और ये जो वेन्स हैं, जो बकेट्स हैं, ये कहां पे लगे रहते हैं, ये लगे रहते हैं रनर पे। तो ये क्या है, दिस इज द रनर, ये रनर है, जो पहिया है जो गोल गोल घूमेगा, ये जो गोल गोल घूमेगा पहिया जो है, व्हील जो है, पहिया जो है, ये रनर है। रनर के ऊपर ब्लेड्स लगे हुए हैं, तो जैसे ही ये वाटर स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स पे तो ब्लेड्स रोटेट करेंगे, तो ये रनर रोटेट करेगा। और रनर यहां पर शाफ्ट है जो कि टरबाइन की शाफ्ट है, ठीक है। तो ये टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्या मिलेगी आपको, मैकेनिकल एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा वर्किंग और देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पेल्टन टरबाइन, तो यहां पर लिखे गए हैं, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंपल्स टरबाइन और पेल्टन टरबाइन, जैसे कि नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, रनर एंड बकेट्स,
केसिंग एंड ब्रेकिंग जेट। वन बाय वन करके समझाता हूं आपको। सबसे पहले आप देखेंगे नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। तो ये है नोजल। तो नोजल का काम तो आपको पता ही है कि जो पेन स्टॉक से वाटर आएगा उसकी वेलोसिटी को ये बढ़ाएगा, तो हाई वेलोसिटी से वाटर बाहर निकलेगा। दूसरा रेगुलेटिंग अरेंजमेंट भी है, फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हैंड व्हील लगा हुआ है और ये स्पीयर लगा हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं रॉड सी, ये एक स्पीयर है। तो ये क्या करता है, नाम से पता लग रहा है, ये जो फ्लो होता है वाटर का उसको रेगुलेट करता है। जैसे आपका जो फैन है, सीलिंग फैन चल रहा होता है, तो आपका जो स्विच बोर्ड में जो स्विच लगा रहता है वहां पे एक रेगुलेटर भी लगा रहता है। रेगुलेट करना मतलब जरूरत के हिसाब से आप इसकी स्पीड को फैन की रेगुलेट करते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। एक नंबर पे चलाओगे तो धीरे स्लो चल रहा होगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा ठंड सी लग रही है और फैन भी चलाना है तो आप कम स्पीड पे चलाओगे। अगर आपको ज्यादा मई और जून का मंथ है तो आप स्पीड ज्यादा करोगे, तो आप इसको रेगुलेट करोगे, 4 नंबर 5 नंबर पे चलाओगे। इसी तरह से यहां पर भी क्या होता है कि जब वाटर की रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती रहती है डिपेंडिंग ऑन द लोड ऑन द टरबाइन, कि भाई टरबाइन से क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। भाई जैसे गर्मियों में क्या होता है, मई और जून के मंथ में, कि गर्मी जब ज्यादा होती है तो दोपहर के टाइम सबके कूलर फैन एसी सब ऑन हो जाते हैं, तो लोड ज्यादा चाहिए होता है। सुबह सुबह एसी वगैरह बंद रहती है जनरली, तो मॉर्निंग टाइम में लोड कम रहता है टरबाइन पे। तो लोड अगर कम रहेगा तो हमको कम वाटर सप्लाई करना होगा। अगर मान लो दोपहर का टाइम है, एसी कूलर फैन सब चल रहे हैं, तो टरबाइन को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो ज़्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो ज़्यादा वाटर सप्लाई करना, कम वाटर सप्लाई करना, तब वाटर को रेगुलेट करना है। वाटर का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करने के लिए हमने एक स्पीयर लगा दिया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली या मैन्युअली इसको कंट्रोल किया जाता है। मान लो दोपहर में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ज्यादा टरबाइन को घुमाना पड़ेगा, स्पीड ज्यादा तेज घुमाना पड़ेगा इसको, तो ज्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। तो ज्यादा वाटर सप्लाई करने के लिए क्या करोगे, ये जो स्पीयर है इसको पीछे खींच लोगे, तो वो इसका जो यहाँ पे रास्ता, काफी ज्यादा रास्ता मिलेगा इसको, और ये क्या होगा, वाटर ज्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगता है कि वाटर की सप्लाई कम करनी है, लोड की ज्यादा लोड नहीं है टरबाइन पे, तो इस स्पीयर को आप जो है इसको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव कराओगे तो ये वाटर की सप्लाई को कम कर देगा। तो अल्टीमेटली जो स्पीयर है, ये स्पीयर है, हैंड व्हील है, तो ये क्या करता है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल भी करता है। तो ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट आता है आपका रनर्स एंड बकेट्स। तो ये है रनर, ये जो व्हील है, जो पहिया है, ये रनर है, और इस रनर से क्या लगे रहते हैं, बकेट्स लगे रहते हैं, ब्लेड्स लगे रहते हैं, या वेन्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि ये जो आपका रनर है, दिस इज अ व्हील विच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ब्लेड्स या बकेट्स। आगे बढ़ते हैं, केसिंग। नेक्स्ट आता है आपका केसिंग। ये केसिंग क्या है, आप देख सकते हैं, ये है केसिंग, दिस वन, ये है केसिंग। तो इसका काम क्या होता है केसिंग का, इसके दो फंक्शन है। एक तो यहां पे जो केसिंग है ये एक्सीडेंट को अवॉइड करेगा। अब मान लो टरबाइन तो बहुत बड़ी होती है, ये बहुत बड़ी टरबाइन है, बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स हैं, तो जो वर्कर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, या कोई भी इसके कांटेक्ट में अगर आएगा, मान लो पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी इसके पास आ गए तो वो मर जाएंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये एक्सीडेंट को क्या करता है, अवॉइड करता है, कौन, केसिंग। दूसरा कि अगर ये केसिंग मान लो नहीं होगी तो एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, तो एक्सीडेंट को अवॉइड करा। दूसरा, अब जो जैसे यहां पर वाटर टकराएगा ये, क्योंकि ये जो टरबाइन है ये एयर में है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक एयर है इस तरह से एयर में होती है, ये पानी में डूबी हुई तो है नहीं टरबाइन। तो जब वाटर स्ट्राइक करेगा तो वाटर बहुत दूर तक फैल जाता है, वाटर की स्प्लैशिंग हो जाती है। जैसे आपने एक बकेट में पानी लो और दीवार पे ऐसे बहुत स्पीड से उसको जो है फेंक दो दीवार की तरफ, तो जो पानी है दीवार से टकराएगा और दूर तक फैल जाएगा। तो उस वाटर की स्प्लैशिंग को रोकने के लिए, ताकि वाटर बिखरे नहीं, इसलिए भी हम क्या करते हैं, केसिंग यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा केसिंग का जो हाइड्रोलिक फंक्शंस कोई नहीं होता है, हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस केसिंग की वजह से हाइड्रोलिक टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो वर्क प्रोड्यूस होता है, जो इसकी एफिशिएंसी होती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, कौन, ये जो केसिंग है, किसकी, पेल्टन टरबाइन की, इंपल्स टरबाइन की। लेकिन यही केसिंग हम बाद में जब यूज करेंगे, अभी रिएक्शन टरबाइन के केस में, तो रिएक्शन टरबाइन में जो केसिंग होती है वो हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए वहां पर आपको ध्यान रखना है इस बात का। आइएगा, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इसका वो है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट का क्या मतलब हुआ कि भाई जब ये वाटर, ये तो एक तो हो गया आपका वाटर का जेट, वाटर जेट जो हाई वेलोसिटी से यहां पे स्ट्राइक कर रहा है। अब मान लीजिए हमको ये जो रोकना है, इसको अचानक से
सडनली हमको ऐसा लगा कि हमको टरबाइन को घूमते हुए रोकना चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, आप वाटर की सप्लाई बंद करोगे, तो आप इससे स्पेयर की हेल्प से क्या कर दोगे, वाटर की सप्लाई तो रोक दोगे। वाटर की सप्लाई तो आपने रोक दी, लेकिन टरबाइन हाई वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी, आपने वाटर की सप्लाई रोक दी। वाटर की सप्लाई रोकने के बाद भी ये टरबाइन क्या करेगी, घूमती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। इसके इनर्शिया की वजह से जो रनर है जो पहिया घूम रहा है, उसके इनर्शिया की वजह से ये टरबाइन घूमती रहती है। लेकिन हमको क्या करना है, सडनली उसको रोकना है। जैसे आप लोग क्या करते हो, बाइक चला रहे हो, है ना, इंजन ऑन है, आपने काफी 80 की स्पीड पे उसको दौड़ाया हुआ है, बाइक को, जो बाइक है वो चल रही है 80 की स्पीड से, आप इंजन को बंद कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपकी बाइक है वो चलती रहेगी। कारण क्या है, क्योंकि जब वो चल रही थी तो उसने अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, उसने उसके इनर्शिया की वजह से, तो कुछ दूर तक वो चलती रहेगी जब आप इंजन को ऑफ रखोगे तब भी। तो ऐसे ही जब ये रनर पहले से रोटेट कर रहा था, आपने वाटर की सप्लाई बंद कर दी, नो डाउट, लेकिन फिर भी ये टरबाइन जो है घूमती रहती है और हम इसको रोकना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेकिंग जेट लगाना। इसमें एक नोजल होती है और उस नोजल से हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर को स्ट्राइक करते हैं, तो ये सडनली जो है अचानक से अगर रोकना होता है तो ब्रेकिंग जेट को, अल्टीमेटली ब्रेकिंग जेट का काम क्या है कि जो घूम रही थी टरबाइन, वाटर की सप्लाई भी बंद करने के बाद जो घूम रही थी उसको एकदम से रोकने के लिए हम ब्रेकिंग जेट यूज करते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स हो गए, और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, आप देख सकते हैं आरजीपी में कितनी बार ये पूछा जा चुका है। तो जो मैंने आपको समझाया है वो सब मैंने यहाँ पर इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक बार आप इसको रीड आउट कर लेंगे, है ना। नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस, रनर एंड बकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, केसिंग के बारे में पढ़ेंगे और ब्रेकिंग जेट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ये भी लिख दिया है कि जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रनर और बकेट्स होते हैं, तो ये जो बकेट्स हैं वो कास्ट आयरन के या कास्ट स्टील के या ब्रोंज के बनाए जाते हैं। केसिंग जो है वो बनाई जाती है कास्ट आयरन की या फैब्रिकेटेड स्टील की बनाई जाती है। तो ये मेटल्स के नाम भी अगर आप याद रख सकते हैं तो इट्स ओके, ठीक है ना। बाकी ब्रेकिंग जेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लिखे गए हैं। मिलते कहाँ पे हैं आपको ये नोट्स, गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर ऐप डाउनलोड करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल फ्री कंटेंट में आप जाएंगे तो वहां पर ये आरजीपीबी नोट्स के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहां पर आपको ये मिल जाएंगे। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें कि और ज्यादा अगर आपको कंटेंट लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसके एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, क्योंकि आपने देखा क्लासिफिकेशन के दौरान कि जो पेल्टन व्हील होता है वो हाई हेड टरबाइन होता है, तो जहां पर हाई हेड की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर पेल्टन व्हील जो है सुटेबल होते हैं। एफिशिएंट फॉर हाई एलिवेशन ड्रॉप्स, माउंटेनियस जहां पर माउंटेन्स होते हैं, जो मतलब हिल्स होते हैं, जहां पर आपके पहाड़ी इलाका होता है, वहां पर पेल्टन टरबाइन का यूज अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। और भी है इंडस्ट्री में कहां पे यूज होता है, पम्प्ड स्टोरेज में, आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, इंपल्स यानी कि पेल्टन टरबाइन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, रिएक्शन टरबाइन यानी कि फ्रांसिस टरबाइन। ओके, फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन ही होता है, ध्यान दीजिएगा। और रिएक्शन टरबाइन स्पेसिफिकली अ फ्रांसिस टरबाइन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बोथ रिएक्शन एंड इंपल्स फोर्स। अभी तक केवल हम इंपल्स फोर्स का यूज कर रहे थे इंपल्स टरबाइन में, यहां पर रिएक्शन भी और इंपल्स फोर्स भी दोनों का यूज करके हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह का ये डायग्राम है। इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, स्पाइरल केसिंग होती है, गाइड मैकेनिज्म, रनर्स होता है इसके अंदर भी, और ड्राफ्ट ट्यूब होती है। ड्राफ्ट ट्यूब अलग से भी आरजीपी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बाद हम ड्राफ्ट ट्यूब भी अभी पढ़ेंगे। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जो ड्राफ्ट ट्यूब है, ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है ये रिएक्शन टरबाइन में यूज होती है, इंपल्स टरबाइन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों जरूरत नहीं पड़ती है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, चलिएगा। तो इसका थोड़ा सा आप एक बार कंस्ट्रक्शन देखिएगा बेटा ध्यान से। तो पहली बात तो वाटर कहां से आता है, ये सब आपको पता है कि भाई जहां डैम होता है, डैम से वाटर आएगा, और वाटर कहां पे जाएगा, पेन स्टोक के माध्यम से। भाई डैम से टरबाइन तक कौन ले जाता है वाटर को, पेन स्टोक, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो पेन स्टोक से वाटर कहां जाएगा बेटा, ये जाएगा केसिंग में। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो केसिंग है ना, ये जो केसिंग है ये है स्पाइरल केसिंग। तो जो रिएक्शन टरबाइन होता है, कौन सा टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन में जो केसिंग होती है वो स्पाइरल केसिंग होती है। कैसी केसिंग होती है, स्पाइरल केसिंग होती है। अब
पहली वाली जो केसिंग पढ़ी थी हमने अभी इंपल्स टरबाइन में, वो हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन ये हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसकी वजह से एफिशिएंसी पे इफेक्ट आएगा, इसका जो आउटपुट है उस पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिएगा। तो अब यहां पर आप देखना इसकी शेप कैसी है। यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा, ज्यादा है, गौर कीजिएगा। यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और धीरे 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 इसका जो एरिया है ना वो कम होता चला जा रहा है। तो आपने लास्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी कि ए और v का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, ए एरिया v वेलोसिटी। तो यहां पर एरिया इसका ज्यादा है और एरिया कम होता चला जा रहा है। तो एरिया अगर कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। एरिया अगर कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली जब यहां वाटर स्ट्राइक करता है तो ये जो स्पाइरल केसिंग की जो शेप है ना, ये क्या करती है, वेलोसिटी को भी इंक्रीज करती रहती है, वेलोसिटी को भी इंक्रीज करती रहती है स्पाइरल केसिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसका देखना जरा, यहां पर जो है रनर ब्लेड्स भी हैं और गाइड वेन्स भी हैं। इन गाइड वेन्स को आप गाइड ब्लेड्स भी कह सकते हैं, गाइड ब्लेड्स भी कह सकते हैं। तो इंपल्स टरबाइन में, मतलब पेल्टन टरबाइन में आपने देखा केवल रनर ब्लेड्स थे, यहां पर गाइड वेन्स भी हैं, मतलब गाइड मैकेनिज्म भी है। नाम से ही पता लग रहा है दो तरह के ब्लेड्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। कैसे, कहां कहां पे देखना जरा। तो सबसे पहले जो वाटर है वो स्पाइरल केसिंग से कहां जाएगा, तो देखो दो तरह के ब्लेड्स हैं यहां पे। एक तो ये वाले ब्लेड्स हैं बाहर वाले, दीज आर द ब्लेड्स, जिनको हम बोल रहे हैं गाइड वेन्स, यानी कि गाइड ब्लेड्स हैं बेटा। ये कौन से ब्लेड्स हैं, ये हैं गाइड ब्लेड्स। तो सबसे पहले पानी कहां जा रहा है, पानी यहां आएगा और कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, किसके पास, गाइड वेन्स के पास, गाइड वेन्स के पास। और उसके बाद ये जो अंदर वाले ब्लेड्स हैं, दीज आर द ब्लेड्स, ये क्योंकि रनर है, ये क्या है बेटा, दिस इज द रनर, तो ये रनर के ब्लेड्स होंगे। ये रनर है, ये इसकी शाफ्ट है। तो ये अंदर वाले जो ब्लेड्स हैं, दीज आर दी रनर ब्लेड्स, दीज आर दी रनर ब्लेड्स। अब ये जो रनर ब्लेड्स होते हैं ये तो फिक्स होते हैं, जैसे कि इंपल्स टरबाइन में भी थे रनर के ब्लेड्स, ये फिक्स होते हैं। लेकिन जो गाइड वेन्स हैं, जो बाहर की तरफ ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं, ये मूवेबल ब्लेड्स होते हैं, ये फ्लेक्सिबल ब्लेड्स होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, वाटर को गाइड करते हैं। नाम से पता लग रहा है गाइड वेन्स, गाइड ब्लेड्स। तो पानी कहां जाएगा, पहले गाइड वेन्स के पास। तो गाइड वेन्स का काम है, गाइड ब्लेड्स का काम है कि वाटर को उस तरह से स्ट्राइक करना है रनर के ब्लेड्स पे ताकि कोई जर्क ना लगे, स्मूथली वाटर जो है स्ट्राइक कर जाए कहां पे, रनर के ब्लेड्स पे। तो जैसे आप देखो ये डायरेक्शन, मतलब वाटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे पानी ऐसे हमने यहां पर हमने देखो ये ब्लेड है, पानी आया नोजल से तो यहां पर पानी टकराएगा, इस तरह से पानी यहां पे आएगा। अब ये कौन से ब्लेड्स हैं, ये हैं आपके गाइड वेन्स, गाइड ब्लेड्स। तो ये क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, ये इस तरह से मूवेबल होते हैं। अब मान लो पानी ऐसा आ रहा है और आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्शन को इस तरह से चेंज कर सकते हो वाटर की, है ना। वाटर अब इधर जा रहा है, अब वाटर ऐसे जा रहा है, तो ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। कौन से, जो रनर ब्लेड्स हैं। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले वाटर कहां जाएगा बेटा, केसिंग से, केसिंग से वाटर जाएगा पहले रनर ब्लेड्स में। कहां पे, रनर ब्लेड्स में जाएगा, सॉरी गाइड वेन्स में, गाइड ब्लेड्स में जाएगा। गाइड ब्लेड्स वाटर को गाइड करेंगे, उसको डायरेक्शन देंगे और ये स्मूथली जो वाटर को कहां भेजेंगे, रनर ब्लेड्स के पास भेजेंगे। कहां पे, रनर ब्लेड्स के पास भेजेंगे। तो इस तरह से जब रनर ब्लेड्स के पास जाएगा वाटर तो रनर के ब्लेड्स रोटेट करेंगे, तो रनर रोटेट करेगा और रनर रोटेट करेगा तो टरबाइन रोटेट कर गई, टरबाइन की शाफ्ट रोटेट कर गई। उसके बाद तो अपना काम हो गया, मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। उस मैकेनिकल एनर्जी से हमने क्या बना लेनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेनी है। तो इसके मैंने फंक्शंस आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर जो टरबाइन होती है, यहाँ पर जो पूरी की पूरी टरबाइन है, इसके अंदर पूरा पानी भरा रहता है। तो पूरी की पूरी टरबाइन एक तरह से ही वाटर में डूबी हुई रहती है। तो जो स्पाइरल केसिंग होती है, स्पाइरल केसिंग क्या करती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करती है वाटर का, ठीक है। प्रेशर को मेंटेन करती है जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। फ्लो की डायरेक्शन, मतलब फ्लो की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकती है वाटर की। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, क्योंकि बाहर की तरफ इसने पूरा कवच बनाया हुआ है तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया, गाइड वेन्स वाटर को गाइड करते हैं, स्मूथली वाटर को स्ट्राइक कराते हैं रनर ब्लेड्स पे। और जो रनर के ब्लेड्स हैं वो तो पहले की तरह हैं, रनर पे ये फिक्स होते हैं, है ना, ये फिक्स ब्लेड होते हैं, जबकि ये वाले ब्लेड्स मूवेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नाउ द ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब की हम बात कर रहे हैं और ड्राफ्ट ट्यूब अलग से आरजीपीबी में जून 2023 में ये क्वेश्चन
ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो समझते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब हम क्यों यूज करते हैं, और पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे इसको रिएक्शन टरबाइन में ही क्यों यूज करते हैं। एक बार जरा गौर कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे एक्चुअली बर्नौली इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का यहाँ पर यूज देखने को मिलता है। तो बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ। मैंने आपको बोला कि जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। अगर एरिया डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तभी इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रह पाएगा। तो ये जो स्पाइरल आप देख रहे हैं, स्पाइरल केसिंग, तो लगातार जो है एरिया डिक्रीज होता जा रहा है। एरिया डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे कि एरिया अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो एक बात मुझे बताना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। भाई वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। अगर आप ये भी जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप यहां देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो कोई तो एनर्जी होगी जो घटेगी, तो प्रेशर एनर्जी घट जाती है। कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी घट जाती है। अच्छा, प्रेशर एनर्जी अगर घटेगी तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रेशर डिक्रीज होगा। मतलब ये हुआ कि इधर से इधर की तरफ हम जब जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। ये बात आपको समझ में आएगी कि प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यहां पर जरा आप गौर कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं ड्राफ्ट ट्यूब की। तो देखो यहां पे ये है स्पाइरल केसिंग, वाटर इस तरह से आएगा लाइक दिस, और ये जो वाटर है ये इसका टरबाइन का एग्जिट है। तो टरबाइन का एग्जिट है मतलब यहां से पानी बाहर निकलना चाहेगा। कहां से, यहां से टरबाइन का एग्जिट है। लेकिन अगर यहां पे ये टरबाइन का एग्जिट है फिलहाल, अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब ना यूज करें, अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज नहीं करते तो ये टरबाइन का एग्जिट है। और आपने ये देखा कि टरबाइन के इनलेट से जब हम एग्जिट की तरफ जा रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, जिसके कारण प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। तो टरबाइन के इनलेट से हम गए एग्जिट तक, तो आपने क्या देखा कि प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब आप सभी जानते हैं कि बाहर का प्रेशर कौन सा है, टेल रेस, जहां पर ये वाटर डिस्चार्ज होगा। वाटर कहां जाता है, डिस्चार्ज होता है जब टेल रेस में। तो टेल रेस में कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टरबाइन के अंदर, टरबाइन से जब पानी बाहर निकलने वाला था वहां का प्रेशर आप देख रहे हो कम हो गया। तो अंदर का प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज्यादा है। अरे यस और नो, टरबाइन के अंदर जब टरबाइन से एग्जिट होने वाला था, बाहर निकलने वाला था पानी, तो उसका तो प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर ज्यादा है। तो कोई भी फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहता है। अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, पानी को अंदर से बाहर आना है। अरे बाहर का प्रेशर तो ज्यादा है तो पानी बाहर कैसे आएगा, तो बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, पानी को बाहर कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हमने लगाई ड्राफ्ट ट्यूब। हमने क्या करा कि वाटर यहां एग्जिट होने वाला था, यहां एग्जिट नहीं हुआ, हमने एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी, हमने एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी। और ड्राफ्ट ट्यूब क्या करेगी, जैसे आप देख रहे थे कि यहां से लेकर के यहां तक क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो प्रेशर एनर्जी कम हुई तो प्रेशर कम हुआ। अब हमको अंदर का प्रेशर बढ़ाना होगा, तो क्या करेंगे, A इंटू वी का जो प्रोडक्ट है उसको कांस्टेंट रहेगा। तो हम ऐसा कुछ करें कि यहां पर ड्राफ्ट ट्यूब लगा दें। तो देखो ड्राफ्ट ट्यूब, हमने जब टरबाइन के एग्जिट पर ड्राफ्ट ट्यूब लगाई तो यहां पर एरिया कम है, ध्यान से देख लेना इसको, यहां पर एरिया कम है और यहां पर एरिया बढ़ता चला गया। तो अब इधर की तरफ कम है एरिया, इधर की तरफ एरिया ज्यादा है। तो एरिया को अगर हम बढ़ा देंगे बेटा, एरिया को अगर हम बढ़ा दें और वेलोसिटी घट जाएगी कंटिन्यूटी इक्वेशन से। अगर वेलोसिटी घटेगी तो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अरे एक एनर्जी घटेगी दूसरी बढ़ेगी, तो प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि टरबाइन का जो प्रेशर, मान लो टरबाइन के एग्जिट पे जो प्रेशर कितना था, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां का प्रेशर था कितना, P1, और यहां पे टरबाइन में जब आपने ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी एग्जिट पे, तो यहां का प्रेशर है एग्जिट पे, तो यहां पे ये क्या है, टरबाइन का एग्जिट कह सकते हैं इसको, टरबाइन का एग्जिट है या ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है। और फिर जब ड्राफ्ट ट्यूब से वाटर गया तो एरिया बढ़ने के कारण
प्रेशर इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब टरबाइन का एक्चुअल जो एग्जिट है वो ये है। तो P2 की जो वैल्यू है वो आपने बढ़ा दी। तो P2 की जो वैल्यू है बेटा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब क्या होगा कि अंदर का प्रेशर ज्यादा हो चुका है और बाहर का प्रेशर कम हो चुका है। तो वाटर जो है अंदर से बाहर की तरफ ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो हो सकता है, इसलिए हमने ड्राफ्ट ट्यूब यहां पर लगाई है। जैसे देख सकते हैं आप, ये डायग्राम मत बनाना, मुश्किल लगेगा आपको, तो ये सिंपल सा बना देना कि ये टरबाइन की क्या है, केसिंग है, यानी कि टरबाइन का एग्जिट ये था, आपने ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी। अब जो एग्जिट यहां पे होने वाला था पानी का, अब वो एग्जिट यहां पे होगा, यहां पे होगा। यहां पे कौन सा प्रेशर है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां का प्रेशर कौन सा था, टरबाइन का प्रेशर। अब आपने क्या करा, टरबाइन का प्रेशर तो कम हो गया था, टरबाइन का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया था, कम हो गया था, जिसके कारण पानी बाहर नहीं निकल रहा था। हमने ड्राफ्ट ट्यूब लगा करके उस प्रेशर को बढ़ा दिया कि यहां पे टरबाइन का प्रेशर है और यहां का प्रेशर कौन सा हो गया, ये आपका एग्जिट प्रेशर कह लो इसको या जो भी कह लो। तो ये जो आपकी ड्राफ्ट ट्यूब है, तो ड्राफ्ट ट्यूब के स्टार्टिंग में प्रेशर कम है और लास्ट में प्रेशर इसका बढ़ गया। तो ये वाला जो प्रेशर है अब ज्यादा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसके कारण जो है पानी का फ्लो इजीली हो सकता है टेल रेस में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब इज अ डाइवर्जिंग ट्यूब फिटेड एट द एग्जिट ऑफ रनर ऑफ द टरबाइन। जो ड्राफ्ट ट्यूब होती है ये ग्रेजुअली डाइवर्जिंग होती है, मतलब इसका एरिया इंक्रीज होता है और ये कहां पे लगी रहती है, टरबाइन के एग्जिट पे, टरबाइन के एग्जिट पे। ठीक है, और यूटिलाइज करते हैं क्या इसमें हम, काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल विद द वाटर एट द एग्जिट ऑफ रनर, कि रनर के एग्जिट पे जो वेलोसिटी ज्यादा थी उस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करना है, तो प्रेशर को बढ़ाना है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर हेड बढ़ेगा और प्रेशर हेड बढ़ेगा तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा, तो एफिशिएंसी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। प्रेशर हेड इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द एग्जिट वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी को कम करके, एग्जिट काइनेटिक एनर्जी को कम करके, तो प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज, तो प्रेशर हेड इंक्रीज होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आउटपुट टरबाइन का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब और इसलिए हम ड्राफ्ट ट्यूब को यूज करते हैं। ये अलग अलग शेप की हो सकती है ड्राफ्ट ट्यूब, जैसे कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब ऐसी हो सकती है, लेकिन सभी में आप देखेंगे तो एरिया बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये देख सकते हैं सिंपल एल्बो ट्यूब और दूसरी है मूडी स्प्रेडिंग ट्यूब, सभी में आप देखेंगे एरिया इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा आपको, डाइवर्जिंग शेप की मिलेगी आपको, मतलब डाइवर्ज हो रहा होगा, इसका एरिया इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब हो गई आपकी। इसके अलावा आप और लॉन्ग करना चाहते हैं आंसर को, तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इसका यूज होता है, यूज्ड इन मीडियम लार्ज स्केल प्लांट्स फॉर एफिशिएंट पावर जनरेशन, पम्प्ड स्टोरेज में यूज किया जाता है, इरिगेशन में यूज किया जाता है ना, वाटर सप्लाई सिस्टम में, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार रीड आउट करना अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन और हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक पंप, आरजीपीबी में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुका है, तो उसका भी हमने टेबल की फॉर्म में डिफरेंस देखा। देन उसके बाद हमने टरबाइन्स पढ़ लिए हैं, आज टरबाइन का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, अलग अलग तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन क्लासिफाई द टरबाइन। दूसरा हमने देखा पेल्टन टरबाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है आरजीपीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने देखा रिएक्शन टरबाइन, और रिएक्शन टरबाइन में हम ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज करते हैं वो हमने देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिक टरबाइंस। और इसके बाद एक और हमारा लास्ट लेक्चर बचेगा, लेक्चर नंबर 6, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। और इस तरह से 6 लेक्चर्स में यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है फ्लूइड्स, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोग अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ करके हमको एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते हैं, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।